तालिबान का विषय ही नहीं है, यहाँ पे भारत का है, यहाँ के किसानों का है। ये तालिबान वो देश की, वहाँ के लोगों की बात है, हमारे देश के और किसानों को, कामगारों की। हाँ, उन्हें कहते हैं ना, वो लोग जातिवादी है, वो लोग RSS वादी है। वो क्या करते हैं कि हर घर में ये बजरंग दल है वगैरह वगैरह, कौन से बच्चे उन्होंने उठाए हैं, क्या सिखाते हैं उन्हें? हथियार लेना सिखाते हैं, प्यार की भाषा क्यों नहीं सिखाते वो लोग? संरक्षण करो, रोजगार दो, आरोग्य की सुरक्षा दो और शिक्षा का और रोजगार का अधिकार दो, जो संविधान ने दिया है। ये संविधान को मानते नहीं, ये तिरंगे को मानते नहीं। अभी लगे हैं तिरंगा और स्वदेश की कल्पना क्या है? कपड़े बदलने से उनका गोधरा में हत्याकांड का जो सिक्का है ना, वो नहीं बदलेगा दुनिया के इसमें से, इतिहास में से। मानते हो? हाँ, जब तक वो CM थे तब तक अमेरिका ने उनका वीसा कितनी बार नकारा है, आपको पता है? जी जी बिल्कुल पता है ना? क्या RSS हो, क्या क्या हालात है उनके खुद के मोहल्ले में वो जीत नहीं सकते अभी। आप देश की बात छोड़िए। मतलब RSS ना कमजोर हो गया किसानों? RSS तो कमजोरी है, क्योंकि मैं बताता हूँ, कमजोर हथियार उठाता है और वो लोग वही काम करते हैं। हथियार उठाएंगे, कभी 4 लोग इसमें घुसाएंगे। अभी पिछले 9 महीने से कहा था भारतीय किसान संघ, हाँ, राम मंदिर का निर्माण किया तो क्या हुआ? अरे हमारे किसानों के खेती में खुद राम है, वो राम के क्या लल्ला है? राम राज्य वो अपने आप को लल्ला समझने लगे। राम राज्य क्या होता है? एक पत्नी होता है, अपनी खुद की पत्नी को ठीक से नहीं संभाल पाए, वो क्या राम राज्य लाएंगे गुरुजी? एक को तो पत्नी ही नहीं है, तो राम राज्य कैसे हो सकता है? ये आंदोलन को मैं एक तो बहुत ही पॉजिटिवली देख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत स्वातंत्रता के बाद सरकार को झुकाने वाली ये आंदोलन है, क्योंकि किसानों ने पहली बार देश को या दुनिया को दिखाया है कि जो पोशिंदा है, जो हमारे मराठी में पोशिंदा है, वो इन्हें झुका सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस आंदोलन को, पोशिंदा मतलब जो अन्नदाता होता है, जो उसे पोशिंदा बोलते हैं, पोसने वाला है, तो ये पोशिंदा है जो वो रास्ते पे आया है, ये सरकार को झुकाएगा शायद, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि बहुत जगहों से ये आंदोलन समझो पंजाब से ही नहीं है, अब इसके वजह से हर किसान को ऐसे लग रहा है कि नहीं, पहले बार किसान रास्ते पे उतरे हैं, तो ये किसान पहली बार अभी इस सरकार को ऐसे बताएगी, क्योंकि कौन सा भी सरकार आ जाए, यहाँ कामगार और खेती करने वालों को या मजदूरी करने वालों को सरकार, किसी की भी सरकार हो, वो दाद देती नहीं है। उनको सवाल मतलब क्या करते हैं उसके बारे में कुछ सोचती नहीं है। एक बार चुनाव आ गए तो ये आंदोलन जो है झुकाएंगी, सरकार को झुकाएंगी या यहाँ के व्यापारियों को झुकाएंगी। इस तरह से मैं इस आंदोलन को बहुत आशावाद लग रहा है मुझे, कामगारों के बारे में, किसानों के बारे में। मैडम कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन सरकार को झुका देगी, आप कैसे देखती हैं? क्या वाकई झुका देगी? एक तरफ RSS कहती है कि हमारे पास 50 करोड़ के कार्यकर्ता हैं, हर घर में कार्यकर्ता हैं, इतनी बड़ी जमात जो है कार्यकर्ताओं की, जो RSS है, उनके तमाम विंग हैं, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम ये उनके हिंदू संगठन हैं जो RSS को समर्थन देते हैं। क्या इतनी बड़ी ताकत किसानों को हरा पाएगी? किसान, हर घर में किसान है, और ये जो आपने अभी बताया कि उनके कार्यकर्ता लोग बहुत सारे हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा किसान है और उनसे भी महत्वपूर्ण काम जो है वो किसान करते हैं। तो ज़रूर ये किसान और हम सब मिलकर इस सरकार को झुकाएंगे। जिस तरह से देखा जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो टेलीविज़न मीडिया है वो लगातार तालिबान की बात करती है। तालिबान अभी तक पाकिस्तान और चाइना की बात होती थी कि चाइना डर रहा है, पाकिस्तान मोदी जी की दाढ़ियों से डर जाता है। अब तो तालिबान की एंट्री होगी। क्या तालिबान के सहारे जो 5 राज्यों में भारत में चुनाव होने वाले हैं, इसी तालिबान के सहारे क्या जीत हासिल की जाएगी? क्या क्यों टारगेट किया जा रहा है? तालिबान का विषय ही नहीं है, यहाँ पे भारत का है, यहाँ के किसानों का है। ये तालिबान वो देश की, वहाँ के लोगों की बात है, हमारे देश के और किसानों को, कामगारों की। हाँ, ये मीडिया उसकी बात और यहाँ की क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? आखिर मीडिया दिखाना क्यों चाहे? तालिबान की बात आप मीडिया क्यों दिखाने चाहती हो? मीडिया और सरकार पूछो ना, हमें क्यों पूछ रही है? हम लोग, हमारा काम है, हम लोग झगड़ेंगे, हमारे कायदे हमारे लिए तकलीफें लाती है तो हम उसके लिए झगड़ेंगे। तालिबान का वो तालिबान देख लेंगे, उसका देश देख लेगा, उसके लोग देख लेंगे। हमारे भारत में हमारे किसान, हमारे मजदूरों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारी तकलीफें ज़्यादा है यहाँ की। उसका और इसका ये सवाल मत जोड़ो आप लोग। देश के अंदर 23 लाख करोड़ का जो वहाँ पर प्रोजेक्ट
ये मोदी सरकार ने वहाँ पर व्यापार के लिए लगाया है, तो क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए? 23 लाख करोड़ रुपए कम नहीं है? वहाँ हमें पूछा क्या उन्होंने? किसानों को पूछा कि हम तुम्हारे हमसे चीज़ों को पूछा बर्बाद क्या? कर रहे हैं, आपसे पूछा क्या? ठेका ले रहे हैं हम। आपसे नहीं पूछा, हमसे ना पूछा, तो आपसे नहीं पूछा गया था। तो यही है, तो हम लोग बोले ना कि वो बनाया, वो हमारे हित के लिए नहीं बनाया, इसलिए तो हम लोग झगड़ रहे हैं ना। क्या लगता है इस देश के अंदर हम लोगों ने उनके साथ क्या, वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस ना, देश के अंदर क्या एक तालिबानी विचारधारा के लोग भी हैं क्या? क्योंकि नहीं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन्हीं को तो हम तालिबानी कहते हैं। उन्हें कहते हैं ना, वो लोग जातिवादी है, वो लोग आरएसएस वादी है। वो क्या करते हैं? और आप जो आप क्या कह रहे हैं कि हर घर में ये बजरंग दल है वगैरह वगैरह, कौन से बच्चे उन्होंने उठाए हैं? क्या सिखाते हैं उन्हें? हथियार लेना सिखाते हैं? प्यार की भाषा क्यों नहीं सिखाते वो लोग? हमारे खेती हथियार सिखाती है, हथियार सिखाती है, उठाती है, वही आतंकी संगठन है क्या? हाँ, आतंकवादी संगठन है आरएसएस। पटेल जी ने ये किया था, उसके ऊपर क्या सिखाती है? उनके नाम से वो महाराष्ट्र से आते हैं। हाँ। और महाराष्ट्र के नागपुर में उसका मुख्यालय है। बराबर और है। आप आरएसएस को आतंकी संगठन अरे कह रहे हैं। महाराष्ट्र में तो मैं नागपुर में ही रहता हूँ, हाँ। और ये कहता हूँ कि जिन पटेल जी के उन्होंने बड़ा पुतला बनाया स्वदेश के नाम पर, चाइना कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको ये जानकारी है? जिस सरदार सरोवर को अभी झील लगी है, लीकेज हुआ है, ये जानकारी मीडिया नहीं रखेंगी, क्योंकि वो उनके नीचे से पानी जा रहा है ना अभी, जिसके लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके अनेक आदिवासियों को विस्थापित किया है। एक राज्य के अंदर एक टेरिटरी बनाई है, ये जानते हैं आप? क्या तीनों कानूनों के बारे में आपको भी पता है? ठीक, आप तालिबान और यहाँ भारत के लोग किसानों से ताल्लुक जोड़ते हैं, जबकि असली ताल्लुकात तो इन्हीं से है। क्या भूमिका ली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने और इन्हीं के आरएसएस ने कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद? आप बता पाएंगे? लेकिन यही पर नहीं, आप उसका सवाल दीजिए। बहुत सवाल आप लोगों से पूछते हैं, उसका आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि इस देश के अंदर कुछ तालिबानी विचारधारा के लोग वही तो है खुद। उन्हें पहचानना जरूरी है। अरे वो खुद वही है, हम तो उन्हें पहचान चुके हैं ना, वो खुद वही है। अब शहरों के नाम बदलने से विकास नहीं होता सर जी। विकास होता है, शाश्वत होता है। पर्यावरण का संरक्षण करो, रोजगार दो, आरोग्य की सुरक्षा दो और शिक्षा का और रोजगार का अधिकार दो, जो संविधान ने दिया है। ये संविधान को मानते नहीं, ये तिरंगे को मानते नहीं। अभी लगे हैं तिरंगा और स्वदेश की कल्पना क्या है? क्या है देशभक्ति की कल्पना? तिरंगा तो फहरा रहे हैं, कहाँ कह रहे हो आप नहीं मानते? अरे भाई, अभी तो उनके बाप को भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सत्ता है ना, वो तो आए, स्वीकारना पड़ेगा ना, नहीं तो यहाँ से उनको भागना पड़ेगा। वो गांधी के नाम से, जिन्होंने गांधी को मारा है, वो गांधी के नाम से देश भर में घूमेंगे, दुनिया भर में घूमेंगे। अरे कपड़े बदलने से व्यक्ति की चरी सीमा या व्यक्तित्व नहीं बदलता। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं उनके कपड़े बदलने से, उनका गोधरा में हत्याकांड का जो सिक्का है ना, वो नहीं बदलेगा दुनिया के इसमें से, इतिहास में से। मानते हो? हाँ, जब तक वो सीएम थे, तब तक अमेरिका ने उनका वीसा कितनी बार नकारा है, आपको पता है? जी जी बिल्कुल पता है ना? तो क्यों नकारा है, उसका जवाब दीजिए आप। उसका जवाब योगी आदित्यनाथ को मांगिए। इतिहास की बात करनी है ना, तो ये बात तो पता है ना, खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस जैसी संगठन को आतंकी ठहराकर मनाही किया था। ये तो पता है ना आपको? है कि नहीं बताइए? अगर गोधरा में कांड हुआ था, गोधरा में लोगों का नरसंहार हुआ था, हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे बड़ा नेता क्यों बनाया गया? प्रधानमंत्री क्यों? अरे यही तो स्ट्रैटेजी है सर, यही तो स्ट्रैटेजी है, यही तो कारपोरेट है, यही तो अंतर्राष्ट्रीय राजकीय राजनीति है, और यही कारपोरेटीकरण है। यही हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भी, और आज भी वही हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं ना, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इसी नहीं ये, और दूसरी बात, हम कोई कांग्रेस से नहीं है अभी की सरकार के खिलाफ लड़ रहे, हम इसके पहले की सरकारों के खिलाफ भी लड़ते थे। ये कानूनों के संशोधन जब होते थे, इसमें से अनेक कानूनों के संशोधनों के लिए हमारे आंदोलनों के साथियों ने अपनी शहादत भी दी है, जेलों में गए हैं। अब भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं बोलता तो देशद्रोही होता है क्या? तो क्यों ऐसे दे? हमारे इतने युवा साथियों को देशद्रोह का कटला था, अभी कोर्ट ने भी दिया है ना। आप सीजे को तो मानते हैं ना, मीडिया तो मानता है ना, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए है अभी के लास्ट 2 मंथ के जजमेंट आप देखिए, तो क्या कहेंगे आप लोग? क्या हमारा भी आवाज़ बढ़ने से, किसी का आवाज़ बढ़ने से? और आप जिस 50 करोड़ की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले इस देश का किसान है, उसके बाद किसानों के बेटे हैं, फौज में है, फिर शिक्षक है, फिर और कुछ है, कार्यकर्ता है, फिर और आगे है, फिर नेता है। सबसे पहले इस किसान है, और उससे पहले है जमीन, और ये किसान की माँ है, और ये भारत माँ हमारी। और हम भारत माता की जय कहने में भी कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि ये माँ है हमारी, और उसकी रक्षा हम कारपोरेट के हाथ में जाने नहीं देंगे। उसकी रक्षा हम जरूर करेंगे, उसके लिए हमें हमारी शहादत। हम किसी को मारने नहीं आए हैं, ना ही मारना हमारा काम है।
हमारा काम है सत्याग्रह से शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना। जो गांधी और साने गुरुजी जैसे शिक्षकों ने, गांधी जैसे कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने हमें सिखा है, विनोबा जैसे सारथी सत्याग्रही हमें सिखा के गए हैं बुधान क्या होता है, खेती क्या होती है। आप वर्धा की, नागपुर की बात करेंगे, उस नागपुर में जाके पूछिए क्या चीज़ है और क्या आरएसएस और क्या क्या हालात है उनके खुद के मोहल्ले में वो जीत नहीं सकते। अभी आप देश की बात छोड़िए, मतलब आरएसएस इतना कमजोर हो गया अब किसानों आरएसएस तो कमजोरी है, क्योंकि मैं बताता हूँ कमजोर हथियार उठाता है और वो लोग वही काम करते हैं। हथियार उठाएंगे, कभी 4 लोग इसमें घुसाएंगे। अभी पिछले 9 महीने से कहाँ था भारतीय किसान संघ? क्या वो किसान नहीं था? तब किसानों की भूमिका इन कानूनों के ऊपर उनको नहीं दिखती थी? तब कहाँ थे? लेकिन किसान ये सवाल जाकर पूछे, तब कहाँ थे? जगह तो दी उनको, कहाँ यहाँ पर जगह तो दी किसान मंच ने, कहाँ जगह दी? स्टेज पे। ये देखो, एक पहली बात होती है, यहाँ पहले किसान है और जो भी इस किसान आंदोलन समर्थन में आता है उसका स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी अगर राजनीति पता चलती है तो उसे बाहर खदेड़ा दिया है जगह जगह पे। जिस तरीके से उन्होंने 26 साजिश के तहत उनको यहाँ पर लाया गया। साजिश के तहत लाते हैं और आप जैसे लोग उनको बड़ा करते हैं कैमरे में ला कर। आज कहाँ है मीडिया? 3-4 महीने से कहा था मीडिया, जब करनाल में हमारे किसान शहीद हुए तब आप मीडिया थोड़ा सा भागने लगा, क्योंकि आपके पूरा जो है पैसा आना खत्म हो गया। हमें तो पैसा नहीं मिलता है। अरे मुझे मालूम है कि आज की पत्रकारिता क्या स्थिति है। हमारे भी दोस्त पत्रकारिता है, चैनल में पत्रकारिता करने वाले सामान्य पत्रकार को कुछ नहीं मिलता है। वो जाहिरात लाएगा, वो एडवर्टाइजिंग लाएगा तो उसमें से उसका कमीशन मिलेगा, उसको तो रोजी नहीं मिल रही है। चैनल वाले कमा रहे चीज न एक हत्या की न्यूज न लगाने के लिए भी आज 1,500 रुपए लिए जाते हैं। इस पत्रकारिता की हालत इस देश की है, उसके ऊपर सोचिए पहले, उसके बाद में ये तालिबान वगैरह सोचने की बड़ी चीजें हैं। बीजेपी से लड़ने के लिए किसान कितना मजबूत है? किससे? आरएसएस और बीजेपी से लड़ने के। आरएसएस को तो हम गिनते ही नहीं है और ना ही हम बीजेपी को गिनते हैं। हम ये कारपोरेटीकरण जो भी होता है, हम इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए और यहाँ की जो भी अंधशक्ति है, जो भी हिंसक शक्ति है, उनसे हमें लड़ने की जरूरत नहीं। उनका हम सामना करने के लिए डट के खड़े और वो भाग जाते हैं, जैसे वो 26 जनवरी के बाद भाग गए अपने अपनी जगह से। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बोलिए। और मोदी जी कह रहे हैं कि हर जगह पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और वो तो कह रहेंगे ना, बंगाल में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहे हैं, केरला में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, जवाब दीजिए। एक आसाम की बात छोड़िए, वहां भी इतना बदलाव है पिछली बार के मतगणना में और इस मतगणना में कितनी संख्या में फर्क है। आप बहुमत से जीतना, मतों का डिफरेंस देखिए, कितने मत पड़े प्रतिशत में। सर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कर दिया है। हाँ, राम मंदिर का निर्माण किया तो क्या हुआ? अरे हमारे किसानों के खेती में खुद राम है, वो राम के क्या लल्ला है? राम राज्य वो अपने आप को लल्ला समझने लगे। राम राज्य क्या होता है? एक पत्नी होता है, अपनी खुद की पत्नी को ठीक से नहीं संभाल पाए, वो क्या राम राज्य लाएंगे गुरुजी? एक को तो पत्नी ही नहीं है, तो राम राज्य कैसे हो सकता है? राम राज्य नहीं आ पाएगा। राम राज्य, ये इनको अधिकार किसने दिया राम राज्य का? राम राज्य की कल्पना क्या करते हैं आप? राम का त्याग, असली राम को आप पहचानिए। हम बलिराम कहते हैं। बलिराम किसको कहते हैं? जो हल होता है उसको हल को हम बलि कहते हैं, और वो बलिराम होता है। वो हमारे हाथों में है, वो हमारी खेती को फुलाता है। ये किसान सत्ता से बेदखल करने के पूरे मूड में है। अब सत्ता की बात क्यों कर रहे हैं आप? कानून के ऊपर आ जाइए ना। कानून को हम रद्द करवा के रहेंगे और इसके लिए किसान यहाँ डटे हैं। ये बात को आप जहन में रख लीजिए। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, यहाँ लेफ्टिस्ट की हो, या माओ की हो, या और किसी की हो, बीजेपी की हो, या और किसी की हो, या आपके मीडिया की हो, या अदानी अंबानी की हो, उसको पीछे हटना ही पड़ेगा भाई। आपके किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कानून की वापसी नहीं तो सत्ता की वापसी। इसलिए देखो, ये तो होएंगे ना। आज तक जिसको किसानों ने साथ दिया, जिसका साथ छोड़ा, उस पार्टी के हालात आप देख रहे हैं। इनको साथ दिया तो इनको मस्ती आ गई इतने ही सालों में। ये अभी तो बच्चे हैं, अभी तो शुरुआत हुई थी। उनको जीत हजम नहीं हुई कि अपने आप को उन्होंने पूरा देश को बेच डाला, खुद को तो बेच डाला ही है। सत्ता के लिए इतने गंदे रास्ते तक, इतनी गंदी हद तक जा सकते हैं, ये हम सोच नहीं सकते थे। इसलिए अभी इनका साथ किसान, इस देश के नौजवान और किसानों ने छोड़ दिया है। इसलिए आप आगे देखते रहिए। एक दिन में सब कुछ नहीं होता ना। ये रास्ता बंद करना है तो एक क्षण में नहीं होगा ना, टाइम लगेगा ना इस रास्ते को बदलना। ये रास्ता बनते समय भी एक दिन में नहीं बना ना, 13 साल लगे ना इस रास्ते को बनने में। बनेगा। इस रास्ते का भी इतिहास में बताओ आपको, कब आया प्रोजेक्ट, कब हुआ। तो इसके लिए भी थोड़ा जानकारी हम रखते हैं कि ऐसे नहीं है कि कोई आया उठ के और आंदोलन में फोटो लिया। तो यहाँ आने वाला नौजवान भी ये हैसियत रखता है इस साजिशों के खिलाफ लड़ने की और डटे रहने की, वो भी अहिंसात्मक सत्याग्रह मार्ग से।